नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने मनोविज्ञान का अगला चैप्टर मनोविज्ञान के विकास का कारण। तो विकास की चार अवस्थाएं बताई गई हैं कि मनोविज्ञान का विकास किस किस अवस्था में किस किस रूप में इसका अध्ययन किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो हम दैनिक जीवन में ऐसा विषय है मन का विज्ञान, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम दैनिक जीवन में इसका बहुत प्रयोग करते हैं। कोई बात कहता है कि उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने ये कहा, तो हम कहते हैं ये तो आम बात है। तो आम बात का यह मतलब होता है कि उसने आज से आत्मा का प्रयोग किया और मैं से मन, दोनों के प्रयोग से काम किया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आम बात। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान का जो अध्ययन शुरू हुआ है वो सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में अध्ययन शुरू हुआ, और ये अध्ययन शुरू होता है 16वीं शताब्दी में, और इसके समर्थक होते हैं अरिस्टो, प्लेटो, देकार्त और रुडोल्फ। इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन आत्मा के विज्ञान के रूप में किया, लेकिन आगे जाकर इनके सामने ये समस्या खड़ी हुई कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का रूप कैसा है, इसको स्पष्ट नहीं कर सके। इसीलिए इन पर क्या हुई, आलोचना हुई, और इसे क्या कर दिया गया, इसे नकार दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। दूसरा इस विकास का क्रम है जिसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, और यह अध्ययन शुरू हुआ 17वीं 18वीं शताब्दी में। इसके जो समर्थक थे वो थे पोम्पोनोजी जो इटली का था, जॉन लॉक था, थॉमस रीड था। इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया और अध्ययन शुरू किया। लेकिन आगे जाकर इनके मन में इनके बात आई कि मन एक अमूर्त वस्तु है। मन कैसी वस्तु है? अमूर्त वस्तु है, यानी अमूर्त मन जिसको देख नहीं सकते, जो प्रत्यक्ष नहीं है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। तो मन एक अमूर्त वस्तु है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसीलिए इसको नकार दिया गया था। लेकिन इसी समय यूनान के पेराक्लिस काल में, एक पेराक्लिस काल है यूनान का, उस काल का समय है यूनान का पेराक्लिस काल। थोड़ा सा हम जानेंगे यूनान का पेराक्लिस काल या युग था। ये युग था 461 बीसी से 429 बीसी, 29 बीसी था। इसमें एक दार्शनिक दार्शनिक था जिसका नाम था अल्केमेनन था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने इस समय मस्तिष्क को विचारों का केंद्र बताया, यानी मानव मस्तिष्क को विचारों का केंद्र बताया। तो एक चीज ये अपने को इसके साथ याद रखनी है कि पेराक्लिस काल कब से कब था, यूनान का दार्शनिक कौन था जिन्होंने मानव मस्तिष्क को विचारों का केंद्र बताया था। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र बताया, लेकिन आगे जाकर इस पर आलोचना हुई कि मन अमूर्त वस्तु है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया था, इसको भी नकार दिया गया, इसको भी छोड़ दिया गया। अब तीसरा विकास का क्रम है जिससे मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, और यह अध्ययन शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में, और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स सिली, जिन्होंने मनोविज्ञान को अध्ययन चेतना के विज्ञान के रूप में मानकर शुरू किया। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति आता है, मनोविश्लेषणवाद का जनक आता है, जिसे कहा जाता है सिगमंड फ्राइड कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य के मन के 3 भाग बताए, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो यहां पर भी विवाद होता है कि इसमें से कौन सा भाग है। तो इससे पहले अपन ये जानेंगे कि जो चेतना के विज्ञान के रूप में जिसका अध्ययन किया जाने लगा, उसमें मन या मस्तिष्क की चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाने लगा, चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन यहां पर एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है मैकडूगल्स एक रचना लिखता है आउटलाइन साइकोलॉजी नामक किताब लिखता है। इस किताब के पेज नंबर 16 पर
अचेतन शब्द की भर्यसक निंदा करता है, अचेतन शब्द की निंदा करता है और चेतना के लिए एक नए शब्द का प्रयोग करता है, उसका नाम होता है अंतःकरण, यानी कॉन्शियस या अचेतन शब्द का प्रयोग करता है। किसके लिए? चेतना के लिए इसका प्रयोग करता है। और इसके साथ ही चेतन, अब इसमें क्या किया जाने लगा है? चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाने लगा। अब चेतन अनुभूतियों में क्या है? चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाने लगा। और वुंट ने चेतना के दो, वुंट जो होता है विलियम वुंट, चेतना के दो तत्व बताता है। चेतना के दो तत्व बताए इन्होंने। एक है, पहली है आत्मनिष्ठ तत्व और दूसरा है वस्तुनिष्ठ तत्व। चेतना के दो तत्व बताए, एक है आत्मनिष्ठ और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। अब आत्मनिष्ठ तत्व का प्रमुख जो केंद्र बताया है वो किसको बताया है? आत्मनिष्ठ का केंद्र बताया है भाव चेतना को इसका केंद्र बताया आत्मनिष्ठ तत्व का। और वस्तुनिष्ठ का केंद्र जो बताया इन्होंने वो बताया है संवेदना को। अब अपने को ऐसे याद रखना है कि भाव जो हमारे उत्पन्न होते हैं ये चेतन मन होता तभी होते हैं, और कहाँ होते हैं? आत्मा में होते हैं। आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं तो उथल पुथल मच जाता है। तो अपने को ये रखना है याद कि वुंट ने चेतना के दो तत्व बताए, आत्मनिष्ठ तत्व और वस्तुनिष्ठ तत्व। आत्मनिष्ठ तत्व का केंद्र बताया भाव चेतना और वस्तुनिष्ठ तत्व का केंद्र बताया संवेदना को बताया। अब इसमें क्या हुआ? इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? वुंट ने वुंट की बात कर रहे हैं हम। वुंट ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानकर इसका अध्ययन करने पर बल दिया। किसने? वुंट ने। लेकिन इसी के साथ साथ जब मैंने अभी पहले बात की थी हमने सिगमंड फ्राइड ने क्या किया? सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के जनक कहलाते हैं। और फ्राइड ने तीन तत्व बताए, मैंने बताया तीन तत्व बताए या तीन भाग बताए मस्तिष्क के। और इस भाग की या इन तत्वों की तुलना जो है, तुलना किससे की इन्होंने? तुलना की आइसबर्ग से की कि उन्होंने बताया जिस प्रकार की एक बिक्कर होता है पानी का। अब बिक्कर होता है पानी का, इस बिक्कर मान लो कोई कुछ भी मान लो, पानी में बर्फ का टुकड़ा, हमेशा बर्फ का टुकड़ा जो होता है उसका 1/9 भाग बाहर होता है और 9/10 भाग क्या होता है? अंदर डूबा रहता है। तो इन्होंने जो 1/9 भाग जो बाहर होता है, इस भाग को इन्होंने चेतन मन कहा। क्या कहा? चेतना। और जो अंदर डूबा रहता है इसको अचेतन कहा। क्या कहा? अचेतन कहा। और फ्राइड ने यह भी बताया कि जब कई बार पानी में जब लहरें चलती है तो कुछ भाग कभी डूबता है कभी दिखाई देता है, इसका नाम इन्होंने अर्धचेतन कहा। तो इस प्रकार इन्होंने तीन तत्व बताए। और इन्होंने फ्राइड ने पूछ लिया कि बताओ भाई कौन सा भाग है, चेतन का कौन सा भाग है? तब इस पर भी क्या खड़ा हुआ? विवाद खड़ा हुआ और इसको भी नकार दिया गया। तो एक तो सीधा यहां से क्वेश्चन आता है कि फ्राइड ने कितने तत्व बताए, चेतन का या चेतना का कितना बताया, अर्धचेतन का कितना बताया, कौन सा भाग होता है, तुलना किससे की? आइसबर्ग से की। तो इस प्रकार इसको भी नकार दिया गया, इसको भी छोड़ दिया गया। अब अगला आता है कि इससे पहले वुंट ने बता दिया था कि वुंट ने अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया और व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। अब जो व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन करने वाले शब्द क्या कहलाए? व्यवहारवादी कहलाए। और अध्ययन शुरू कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में हुआ था। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी कहलाए। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। और वाटसन के इसके समर्थक कौन है? अपने को याद रखना, लोग तो BMW से बोर हैं और अपन किससे हैं? PMW से बोर। P से हो गया पिल्सबरी, M से मैकग्रूगर, W से वुडवर्ड, S से स्किनर और बोर से बोरिंग। जब इससे व्यवहार का विज्ञान अपना लिया गया, मान लिया गया, और मानने पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है वुडवर्थ।
वुडवर्थ। वुडवर्थ होता है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कई बार एग्जाम में दिया जा चुका है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए हैं। तो अब हम वर्तमान में मनोविज्ञान की किसके रूप में अध्ययन किया जाता है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जाता है। लेकिन व्यवहार के रूप में किया जाता है, परंतु अब इसका जो स्वरूप है, स्वरूप कैसा है? व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जाता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद हम जान चुके, या व्यवहार के विज्ञान के रूप में अध्ययन 20वीं शताब्दी। तो पहले तो 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रोन ने कौन सी शताब्दी कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था बालक की शताब्दी। क्रो एंड क्रो ने इसे बालक की शताब्दी कहा। बालक की शताब्दी कहा। बालक की शताब्दी इसीलिए कहा क्योंकि इस शताब्दी में व्यवहारवाद पर सबसे अधिक अध्ययन, बाल व्यवहार पर सबसे अधिक काम होता है, इसीलिए इसको बालक की शताब्दी कहते हैं। अब इसके बाद इस मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो कैसा वर्तमान में? वस्तुनिष्ठ है। कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। लेकिन इस व्यवहारवाद के स्वरूप वस्तुनिष्ठ है, लेकिन इसकी अवस्था, किसकी अवस्था की बात है? व्यवहारवाद की अवस्था की बात है। तो अभी वर्तमान में शेषवावस्था में है। शेषवावस्था में है। और कैसे चल रहा है? अब शेषवावस्था में, तो शेषवावस्था वाला कैसे चलता है अपने को पता ही है। शेषवावस्था में और घुटनों के बल चल रहा है। घुटनों के बल पर चल रहा है। इसका मतलब यहां यह रहा कि मनोविज्ञान के व्यवहारवाद में आज भी इतना अधिक कार्य नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में जितना होना चाहिए। इसीलिए इसको किस अवस्था में माना गया है? शेषव अवस्था में माना गया है। और किस अवस्था, कैसे चल रहा है? ये घुटनों के बल चल रहा है। अब मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में व्यवहारवाद में 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। 3 पक्षों का अध्ययन। अब 3 पक्ष आते हैं तो बच्चों का सीधा ध्यान जाता है कि ससुराल पक्ष, पियर पक्ष, एक वो पक्ष, नहीं, ऐसा नहीं। 3 पक्ष, यहां पर 3 पक्ष हैं। क्या, क्यों और कैसे, इस तीनों पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। अब जो वर्तमान में है, तो अब मैं बात आती है कि वर्तमान में मनोविज्ञान में व्यवहार के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। क्योंकि व्यवहारवाद में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यवहार के साथ साथ मानसिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार में अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसमें अनुभूत किया जाता है, इसीलिए व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है। अब है अगर मनोविज्ञान की परिभाषा। अब परिभाषाओं के रूप में पहले बात करूं तो परिभाषाओं को अपने एक ऐसा समझना है, परिभाषाएं फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इसको खाली समझना है। सबसे पहले है वाट सन। वाट और सन दोनों को अलग अलग पढ़ोगे। वाट मीन्स होता है क्या और सन मीन्स होता है पुत्र। तो मनोविज्ञान कहता है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान कहता है कि पुत्र एक निश्चित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए, धनात्मक सोच। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने। तो हमारा सन जो है निश्चित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। अगला आता है बोरिंग। अब बोरिंग की बात करूं तो हम जैसे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं। और अभी जो इस स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में तो बोरिंग घर बैठे बैठे हो रहे। तो हमेशा जब बोरिंग हो तो किसकी शरण में जाना चाहिए? बोरिंग हो तो हमेशा प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, जहाँ खुला आसमान हो, चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली हो, 2 मिनट में हमारा मूड क्या हो जाता? फ्रेश हो जाता। तो बोरिंग के साथ अपने को प्रकृति याद रखनी है, प्रकृति का साथ। अगला है स्किनर। मैं स्किनर की परिभाषा की एक छोटी सी बात बता दूं। स्किनर ने जितनी भी जहां जहां परिभाषाएं दी हैं
उसमें अपना साथ से स्किनर होता है और से सभी हैं। तो प्राणी की सभी क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। कौन कहता है? स्किनर। अगला है पिल्सबरी। अपने को याद रखना है, पिल्स और बरी दोनों को अलग करता है। बरी अपन समझते हैं कि कहते हैं ना, कोर्ट से बरी हो गया, थाने से बरी हो गया, मुकदमे से बरी हो गया। तो बरी कब होता है? कोर्ट से, थाने से, मुकदमे में कब बरी होता है? जब मनुष्य का व्यवहार अच्छा होता है। व्यवहार अच्छा होता है तो उसको भी हम कोर्ट से क्या कर देते हैं? बरी। तो पिल्सबरी याद रखना है, मानव व्यवहार का विज्ञान। अगला है आपका मैकडूगल्स। मैकडूगल्स में याद रखना, व्यवहार का विधायक विज्ञान और व्यवहार में आचरण का विज्ञान। तो अपने को यहां पर मैकडूगल्स की जगह याद रखना है, मैकडॉल याद रखना है, मैकडॉल याद रखना है। और मैकडॉल के कितने पैक बनाने हैं? 14 पैक बनाने हैं। 14 पैक बनाने, लेकिन अपने बस की नहीं इसको पीना। पीते कौन है इसको पीते हैं विधायक यानी इसको पीते हैं नेता लोग पीते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो पीते हैं। और अपने को नहीं पीना है, क्योंकि पीने से इनसे व्यवहार और आचरण हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसीलिए मैकडॉल के 14 पैक विधायक बनाते हैं। हम नहीं पिएंगे क्योंकि हमारा आचरण खराब हो जाता है। अब यह 14 पैक से याद रखना है, मैकडूगल्स ने, मैकडॉल का याद रखना, मैकडूगल्स और मैकडूगल्स ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 14 क्या बताई थी? मूल प्रवृत्तियां बताई थी। या 14 पैक से 14 मूल प्रवृत्तियां याद रखनी है। मैकडॉल से मैकडूगल याद रखना है। और पहली परिभाषा है विधायक विज्ञान, दूसरा व्यवहार और आचरण का विज्ञान। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। अपने को याद रखना है, करो, आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ करता है, इसलिए क्रो एंड क्रो कहता है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि जब तक करो जब तक हमारा संबंध अच्छा नहीं हो जाए। तो ये क्या कहता है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा है वुडवर्थ। देखो, वुडवर्थ की परिभाषा में वैसे वुडवर्थ होता है, वास्य वातावरण होता है, वैसे व्यक्ति होता है और वैसे वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो अपने को यही याद रखना है कि वे वातावरण यानी वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। किसने परिभाषा दी थी? ये वुडवर्थ ने दी थी। अगला है मन। अब अपने को पता है मन क्या होता है, मन तो अपना ही है। तो मन क्या कहता है? मन कहता है कि अंतःकरण में जाकर इसका वैज्ञानिक खोज करो, अपने व्यवहार की खोज अपने अंतःकरण में करो, वो खोज अपनी वैज्ञानिक होगी। यानी व्यवहार की वैज्ञानिक खोज ही मनोविज्ञान कहलाता। परिभाषा किसने दी थी? मन। अगला है रेबर। रेबर ने क्या कहा था? रेबर ने कहा मनोविज्ञान के ज्ञान का जो प्रचलन हुआ है, जब से इसका प्रचलन हुआ तब से शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आज आधुनिक समय में बच्चों को किड्स प्ले स्कूलों में खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो शिक्षण विधियां, नई नई शिक्षण विधियां आ गई हैं, इतना नवाचार इनोवेशन हुआ है, जिससे क्या हो गया? शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इससे हुआ रेबर्न के अनुसार। अगला है डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा। डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा ने क्या कहा? मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई। वो हमने पहले वाले पार्ट में बताई थी कि 4 चरणों में पूरी हुई। आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में और व्यवहार के विज्ञान के रूप में। और मैंने बताया था कि इसका एक अर्थ वो बताया था कि परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने, कि वुडवर्थ यहाँ पे भी आया, वुडवर्थ ने दी थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और वर्तमान व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो इस प्रकार इनकी सभी परिभाषाएं ऐसे ही याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।